नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल shauryaeducation.com पर। प्यारे मित्रों, पिछले टॉपिक में हमने सन यानी सूर्य के बारे में चर्चा करने के लिए बोला था, तो आज उसी टॉपिक पर हम लोग क्लास लेने वाले हैं। बिना समय गंवाए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की टॉपिक में हम बात करेंगे सूर्य यानी सन की। ठीक है, तो देखेंगे कि सूर्य क्या होता है। सूर्य एक्चुअली में एक प्रकार का तारा है यानी स्टार है। क्या है? स्टार। तो ये स्टार क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं। प्यारे मित्रों, जो सूर्य यानी एक तारा है, वैसे आकाशीय पिंड जिसमें स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जन करने की क्षमता होती है, उसी को हम लोग तारा बोलते हैं, उसी को स्टार कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये परिभाषा समझ में आ गया होगा। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है, ये बात हम पिछले टॉपिक में जान चुके थे। हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा, जिसे हिंदी में दुग्ध मेखला और अंग्रेजी में मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं, उसके केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ये प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी मापने का एक विधि है, एक तरीका है। इससे भी बड़े दूरी को मापने के लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पारसेक। ये बातें आप याद रखेंगे, ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। और हमारे सूर्य जो है वह आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से यानी के गति से परिक्रमा कर रहा है। और यह जो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसका वेग है, इसी वेग से परिक्रमा करते हुए अपने मंदाकिनी का एक चक्कर लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। कितने समय में? 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, हमारा देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, यानी यह पृथ्वी जैसे इसका चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व, वैसे ही हमारा जो स्टार है, हमारा जो सन है, वह अपने मंदाकिनी का चक्कर पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए लगाता है और 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करता है। तो अब हम समझते हैं कि सूर्य में कुछ महत्वपूर्ण बात कौन कौन से हैं। तो पहली बात तो ये कि जो हमारा सूर्य है वह पृथ्वी से लगभग औसतन दूरी यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर की, 96 को 96 कहते हैं, मैंने गलती से 96 पढ़ दिया, उसके लिए क्षमा। 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ये इसकी औसतन दूरी है। अधिकतम दूरी कितनी है? तो बोलेंगे 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि सूर्य की औसतन दूरी क्या है और सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी क्या है। अधिकतम दूरी जो है वह, उसी को हम अपसौर कहते हैं और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। उपसौर की घटना 3 जनवरी को और अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। इसे भी आप याद रखेंगे। सूर्य का जो डायमीटर है, व्यास है, वह लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। कितना? 13,92,000। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे भी आप रिमेंबर करके रखेंगे। ठीक, सूर्य का जो डायमीटर है वह पृथ्वी के डायमीटर से यानी व्यास से 109 गुना बड़ा है। अच्छा, आपको अगर डायमीटर समझ नहीं आ रहा होगा तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ। डायमीटर यानी व्यास। जैसे सपोज करो कोई वृत्त या गोला हो गया, अब इसकी बीचों बीच से जो रेखा खींची जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास या गोले का व्यास। यानी पृथ्वी के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसी को पृथ्वी का व्यास कहा जाता है। और यही परिभाषा सभी वृत्त और गोले पर लागू होता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक, हमारा सूर्य जो है उसमें एक क्रिया होती है
नाभिकीय संलयन। क्या होती है? एक क्रिया नाभिकीय संलयन जिससे इसमें ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ये नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन, सपोज करो ये सन हो गया और सन के अंदर दो प्रकार की गैसें हैं, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा? हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो गैसें हैं जिसके कारण इनमें नाभिकीय संलयन क्या होता है? उत्पन्न होता है। इन्हीं दोनों गैसों का रिएक्शन होता है जिससे इसमें ऊर्जा अपार मात्रा में उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन की खास बात यह है कि यदि इसमें एक किसी भी पदार्थ में यदि नाभिकीय संलयन हो गया तो वह क्रिया लगातार चलती रहती है, समाप्त नहीं होती, ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। इसी का विपरीत है नाभिकीय विखंडन। तो परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, जैसे परीक्षा में दे दिया कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह किसके कारण होती है? नाभिकीय संलयन के कारण, नाभिकीय विखंडन के कारण, या फिर किसी अन्य कारण के द्वारा होती है। तो आप वहाँ पर टिक मारेंगे नाभिकीय संलयन। हमारे सूर्य के अंदर लगभग 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम तथा 2.5% अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज़्यादा है। इन्हीं दोनों गैसों के कारण इसमें नाभिकीय संलयन उत्पन्न होता है और ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा बताया गया बात वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक बार एक लाइक, मेहनत करते हैं यार हम लोग आप लोगों के लिए, एक लाइक कसकर एकदम बढ़िया से लगा दीजिए। तो आइए अब हम समझते हैं कि जो सूर्य है इसकी संरचना के बारे में, सूर्य कैसे बना हुआ है। तो सूर्य को अगर हम संरचना की दृष्टि से देखेंगे तो इसे दो भागों में बांट कर समझ सकते हैं। हालांकि सूर्य के कितने भाग हैं? 6। दो भाग में बांट के कैसे समझते हैं? एक तो आंतरिक भाग और एक बाह्य भाग। आंतरिक भाग को हम इनर और इसको बाह्य भाग को आउटर, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो आंतरिक भाग के भी 3 भाग हैं, पहला क्रोड, दूसरा किरीट और तीसरा वर्णमंडल। और बाह्य भाग में भी 3 मंडल हैं, पहला विकिरण, दूसरा संवहन मंडल और तीसरा प्रकाश मंडल। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि जो क्रोड है वह क्या होता है, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। प्यारे दोस्तों, जो क्रोड होता है उसे इंग्लिश में कोर कहते हैं, यानी एक प्रकार से जो हमारा सूर्य है इसके जो बीच का मुख्य भाग है इसी को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड, ठीक है, इसी को क्रोड कहा जाता है। ये जो आपको रेड वाला हिस्सा दिख रहा है इसको क्रोड कहते हैं। इसका जो तापमान है, यानी सबसे भीतर यही होता है, इसका जो तापमान है वह लगभग 15 मिलियन, मतलब 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। 15 मिलियन, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ये लिखा है ना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। 1 मिलियन में 10 लाख और 15 मिलियन मतलब 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके अंदर का तापमान कितना ज़्यादा होता है। और इसके जो सभी पदार्थ हैं, यानी इसके क्रोड में जो पदार्थ पाए जाते हैं वे सभी प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। अच्छा, ये प्लाज्मा अवस्था क्या होती है? तो आप लोग जूनियर क्लास में यानी 7th 8th और 9th के क्लास में पदार्थ के बारे में पढ़े होंगे। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। और इसकी चौथी अवस्था भी होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। यही चौथी अवस्था इसमें पाया जाता है। यहीं पर नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू होती है और अपार ऊर्जा इससे मुक्त होता है, यानी अपार ऊर्जा इससे क्या होती है? निकलती है। ठीक, तो ये तो बात हो गई क्रोड की। अब इसके दूसरे भाग जो हैं आइए उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो सूर्य का दूसरा हिस्सा है वह है विकिरण मंडल। कौन सा? विकिरण मंडल, जिसे इंग्लिश में रेडिएक्टिव जोन कहा जाता है। ठीक है, यह जो है सूर्य को चारों ओर से ढक कर रखता है। आप ये वाली लाइन देख रहे होंगे, जो ये दिख रहा है इसी को क्या कहते हैं? विकिरण मंडल। ठीक है, इसी को कहा जाता है विकिरण मंडल। क्रोड से निकली हुई ऊर्जा को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? विकिरण मंडल। और विकिरण मंडल से जो
प्रकाश निकलती हैं या जो तरंगे निकलती हैं वह एक्स किरण के रूप में, गामा किरण के रूप में और फोटान के रूप में निकलती हैं। एक्स किरण और गामा किरण ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक तरंगे होती हैं। एक्स किरण हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होता है। जो पृथ्वी पर ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल में ओजोन का सूत्र है O3, ठीक है। ओजोन मंडल एक्स किरणों को और अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है, रोकता है और उसके बाद परावर्तित करके कुछ किरणें हमारे धरती पर भेजता है या आने देता है। अगर सारे की सारी किरणें हमारी धरती पर आएगी तो उससे हमारे त्वचा को और अन्य जीव जंतुओं को भी नुकसान होगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ये ओजोन का सूत्र है। प्रत्येक 16 सितंबर को, कब? 16 सितंबर को, ठीक है। प्रत्येक 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये प्रश्न कई बार टेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे मंडल, जिसका नाम है संवहन मंडल। प्यारे मित्रों, जो संवहन मंडल है, जो हमारा संवहन मंडल है, वह एक प्रकार से सेल है, यानी कोशिका जिसको कहते हैं, और इसी में हाइड्रोजन के सेल का निर्माण होता है और वहीं पर पाया जाता है, जो ऊर्जा को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये जो आप छोटे छोटे आकृति दिख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये सभी संवहन मंडल के रूप, संवहन मंडल का एक अंग है और इसी में हाइड्रोजन के सेल तैयार होते हैं और यही आगे की तरफ गति करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश मंडल क्या है। प्यारे मित्रों, सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई पड़ता है और उसी को हम प्रकाश मंडल कहते हैं और उसी को वही दृश्य भाग कहलाता है। सूर्य का जो बाहरी तापमान है वह लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो प्रकाश मंडल की तरफ दिखाई पड़ता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये जो वाइट वाला क्षेत्र दिख रहा है, आपको वाइट वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, इसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। इसी प्रकाश मंडल में सौर कलंक होता है, जिसे इंग्लिश में सन स्पॉट बोलते हैं। जैसे आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट होता है और भी चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से सूर्य के अंदर भी, सूर्य में भी कुछ धब्बे पाए जाते हैं जिसे सौर कलंक कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश पर कुछ काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं जिसे सौर कलंक कहते हैं, और सूर्य से ऊर्जा का स्थानांतरण की वजह से ये धब्बे क्या हो जाते हैं? ब्लैक, यानी काले बन जाते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका जो तापमान होता है, वह 4000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ये सौर कलंक जो है लगभग 11 सालों में, यानी 11 वर्षों में कभी वृद्धि हो जाती है तो कभी कम हो जाता है। यानी इसके दाग धब्बों में कभी बढ़ोतरी हो जाती है तो कभी कमी हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य का किरीट क्या है। किरीट के बारे में आइए चर्चा। प्यारे मित्रों, जो किरीट होता है वह सूर्य का सबसे बाहरी परत है। सबसे बाहरी परत, जैसे ये ब्लैक वाले चित्र में देखो, जहाँ पर मैं ये रेड कलर कर रहा हूँ, इसी को कहा जाता है किरीट। और इस वाले चित्र में आप देखेंगे जो ये हिस्सा बाहर का दिख रहा है, संतरे कलर में, इसको किरीट कहा जाता है। ये जो होता है सूर्य का सबसे बाहरी भाग है। जब कभी हमारे धरती पर सूर्य ग्रहण लगता है, क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। अच्छा, सूर्य ग्रहण से एक प्रश्न बनता है कि सूर्य ग्रहण किस तिथि को लगता है, तो बोलेंगे अमावस्या पर। कब लगता है? अमावस्या पर, ठीक है, अमावस्या। इस बात को आप याद रखेंगे, अमावस्या कहते हैं, मैंने गलती से अमावस्या लिख दिया, ठीक। अमावस्या पर लगता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। और सूर्य ग्रहण के समय हमें यह दिखाई पड़ता है। आप कभी जब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को देखते हैं तो यही हिस्सा आपको दिखाई पड़ता है, बाकी का हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता। वैसे पर सूर्य ग्रहण के समय आपको सूर्य को नहीं देखना चाहिए। इसके 2 रीज़न हैं। पहला वैज्ञानिक रीज़न, दूसरा वैदिक रीज़न। वैज्ञानिक रीज़न ये है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उससे अल्ट्रावायलेट किरणें निकली हुई तीव्र मात्रा में होती हैं, जो हमारी आँखों पर प्रभाव डाल सकती हैं। तो ये तो वैज्ञानिक रीज़न हो गया। और दूसरा रीज़न ये है कि ऐसा कहावत है कि सूर्य देवता को कोई यम या कोई अन्य कोई राक्षस था, उनको निगल लेता है, जिसके कारण हम लोग को नहीं देखना चाहिए। तो ये वैदिक रीज़न हो गया। इसी को सूर्य का मुकुट कहते हैं, सूर्य का ताज कहते हैं,
ये भी अगर परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो आप इस पे टिक कर देंगे। आई होप कि आपको ये सूर्य का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो समझ में आया तो शेयर करें ताकि दूसरे को भी समझ में आए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल shauryaeducation.com को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरीके का वीडियो आपको लाता रहूं। और वीडियो को लाइक शेयर थोड़ा सा आप लोग कर दिया करिए, क्योंकि आपके इस एक लाइक और शेयर से हम लोग का मनोबल बढ़ जाता है और ज़्यादा आपके प्रति मेहनत करने का हौसला आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आपका प्यारा दोस्त संदीप कृष्ण पांडे।